आज की तारीख है 11 जनवरी 2026। जनवरी 11, 2026। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब कुछ छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की सभी खबरों को अगर हम देखें तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग थीम, एक केंद्रीय विचार उभर कर आ रहा है और वो है संतुलन का, यानी बैलेंस का। संतुलन? अच्छा, ये तो दिलचस्प है। कैसे? देखिए, एक तरफ भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी आर्थिक जरूरतों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी चर्चा हम चीन के संदर्भ में करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ हम अपने इतिहास के विनाश और पुनर्निर्माण के बीच के संतुलन को याद कर रहे हैं सोमनाथ के जरिए। और शायद सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि प्रकृति का जो अपना पारिस्थितिकी संतुलन है, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये बैलेंसिंग एक्ट ही तो आज की गवर्नेंस और जियोपॉलिटिक्स का दूसरा नाम बन गया है। हर कदम एक संतुलन साधने की कोशिश है। तो चलिए इसी थीम को पकड़कर आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर से शुरू करते हैं, जो भारत और चीन के रिश्तों के इसी संतुलन को फिर से परिभाषित कर रही है। ये जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, दोनों के लिए क्रिटिकल, मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। खबर ये है, और ये बड़े सरकारी सूत्रों से आ रही है, कि भारत अब चीनी निवेश और व्यापार के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को एक ग्रेडेड तरीके से, यानी धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने पर विचार कर रहा है। ग्रेडेड ओपनिंग? जी, ग्रेडेड ओपनिंग। और ये 2020 के गलवान संघर्ष के बाद जो हमने एक बेहद सख्त नीति अपनाई थी, उससे एक बहुत बड़ा यू टर्न है, एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। 2020 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि हमने चीन के साथ आर्थिक संबंधों को लगभग फ्रीज ही कर दिया था, एक तरह का इकोनॉमिक फ्रीज। हाँ, एक डीप फ्रीज कह सकते हैं। तो अचानक इस ग्रेडेड ओपनिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? और मैंने सुना है कि इसमें एक शर्त भी जुड़ी है, रेसिप्रोसिटी की। ये क्या है? हाँ, और ये इस पूरी खबर का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये कोई एक तरफा छूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत ने बस अपने दरवाजे खोल दिए। ये ढील इस बात पर निर्भर करेगी कि बीजिंग यानी चीन बदले में भारत को क्या रियायतें देता है। अच्छा। इसी को रेसिप्रोसिटी या पारस्परिकता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब अगर हम चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने की इजाजत दे रहे हैं, तो हम भी ये उम्मीद करेंगे कि चीन के बड़े बाजार में हमारी आईटी कंपनियों, हमारी फार्मा कंपनियों और हमारे कृषि उत्पादों को बेहतर और आसान पहुंच मिले। मतलब आप हमारे लिए दरवाजे खोलो तो हम आपके लिए खिड़कियां खोलेंगे, एक तरह का लेन देन। पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक इतना क्रिटिकल क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये भारत चीन से जुड़ा है या इसके और भी गहरे आयाम है? इसके आयाम बहुत गहरे हैं। सिर्फ भारत चीन संबंध तक सीमित नहीं है ये। देखिए, सिलेबस के नजरिए से अगर हम देखें तो जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड और इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट से ये सीधा सीधा जुड़ता है। हाँ, वो तो है। और जीएस पेपर 3 में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, लिबरलाइजेशन और खासतौर पर सप्लाई चेन रेजिलियंस जैसे टॉपिक्स को ये सीधे सीधे एड्रेस करता है। बिल्कुल। लेकिन इसका असली महत्व जो मेंस आंसर राइटिंग में गहराई देगा, वो ये है कि ये टॉपिक राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक व्यावहारिकता, इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म के बीच की जो खींचतान होती है, उसको समझने के लिए एक शानदार, एक बेहतरीन केस स्टडी है। मतलब एक देश अपनी सुरक्षा की चिंताओं को अपनी आर्थिक मजबूरियों के साथ कैसे संतुलित करता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है ना? एकदम सही। ये वही संतुलन है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, सब कुछ ग्रे है। इस संतुलन को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब 2020 में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरे आर्थिक रिश्ते पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया था? देखिए, 2020 से पहले का जो दौर था वो बिल्कुल अलग था। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। चीनी कंपनियों ने, खासकर वेंचर कैपिटल फंड्स ने, भारत के सबसे बड़े टेक स्टार्टअप्स में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा था। हाँ, पेटीएम, जोमैटो, बिग बास्केट, ये सब नाम आते थे। बिल्कुल। लेकिन कहानी में जो टर्निंग पॉइंट आया, वो आया अप्रैल 2020 में, जब डीपीआईआईटी
यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने प्रेस नोट 3 2020 जारी किया। हाँ, प्रेस नोट 3 2020 उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसका मुख्य मकसद क्या था? क्या ये चीन पर सीधा निशाना था? बिल्कुल। हालांकि इसमें कहीं भी चीन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा था, पर इशारा इतना साफ था कि किसी को कोई शक नहीं था। इस नोट के तहत भारत के साथ भूमि सीमा लैंड बॉर्डर साझा करने वाले देशों से आने वाले सभी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया। अच्छा, तो मतलब अब कोई भी चीनी कंपनी पहले की तरह सीधे भारत में निवेश नहीं कर सकती थी। उसे पहले भारत सरकार के पास आना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती। एकदम। पहले वो ऑटोमेटिक रूट से आते थे, अब उन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आना था। तो मतलब ये एक ब्लैंकेट बैन नहीं था, बल्कि एक तरह की गेट कीपिंग थी कि कौन अंदर आएगा और कितना आएगा ये अब सरकार तय करेगी। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, गेट कीपिंग। यही इसका मकसद था। और इसका जो तात्कालिक कारण था वो था कोविड-19 महामारी। वो कैसे? सरकार को ये डर था कि महामारी की वजह से जब भारतीय कंपनियां आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गई हैं, उनके शेयर की कीमतें गिर गई हैं, तब चीनी कंपनियां उनका अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर ना कर लें। मतलब कौड़ियों के भाव में हमारी अच्छी भली कंपनियों को खरीद न लें। बिल्कुल। लेकिन फिर जून 2020 में गलवान घाटी में वो हिंसक झड़पें हुईं और ये जो गेट कीपिंग थी ये एक तरह की डीप फ्रीज में बदल गई। और उस डीप फ्रीज का असर क्या हुआ? मतलब जमीन पे क्या बदला? असर बहुत व्यापक था, बहुत मल्टी डायमेंशनल था। सबसे पहले तो सैकड़ों चीनी ऐप्स, जिनमें टिकटॉक जैसा बड़ा नाम भी शामिल था, पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाँ, वो तो सबको याद है। दूसरा, चीन से आने वाले सामानों की बंदरगाहों पर बहुत ही सख्त जांच होने लगी। मतलब हर कंटेनर को खोलकर देखा जा रहा था। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, चीनी कंपनियों के जो एफडीआई प्रस्ताव थे वो महीनों और सालों तक सरकारी दफ्तरों में अटके रहे। सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, सीमा पर तनाव और व्यापार सामान्य रूप से एक साथ नहीं चल सकते। बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट पॉसिबल व्हेन देयर इज टेंशन ऑन द बॉर्डर। ये लाइन कई बार दोहराई गई थी। जी, सिद्धांत ये था कि सीमा की स्थिति ही दोनों देशों के संबंधों की स्थिति तय करेगी। तो फिर अब ऐसा क्या बदल गया कि हम डीप फ्रीज से ग्रेडेड ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? ये इतना बड़ा बदलाव क्यों? यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है, और वो आता है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। 2023-24 के साथ देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने सर्वे में एक बहुत ही व्यावहारिक, एक बहुत ही प्रैग्मैटिक तर्क दिया। क्या तर्क था वो? उन्होंने कहा कि अगर भारत को दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है और अपने निर्यात को, एक्सपोर्ट्स को स्काई रॉकेट करना है, तो वो चीन केंद्रित जो एशियाई सप्लाई चेन है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। यू कैन नॉट विश इट अवे। ये थोड़ा विस्तार से समझाइए। मतलब एक तरफ हम चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि हमें उसी के सप्लाई चेन का हिस्सा बनना होगा। ये तो एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स जैसा लगता है। ये पैराडॉक्स लगता है, लेकिन यहीं पर डिकपलिंग और डी रिस्किंग का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये दो शब्द यूपीएससी मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डीकपलिंग वर्सेस डी रिस्किंग। हाँ, 2020 के बाद खासकर अमेरिका में डीकपलिंग की बहुत बात हो रही थी। डीकपलिंग का मतलब था चीन की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह 100% अलग हो जाना, अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरह से चीन से बाहर ले जाना। जो सुनने में तो अच्छा लगता है, पर शायद प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल। और इकोनॉमिक सर्वे ने यही इशारा किया कि पूरी तरह डीकपलिंग न सिर्फ अव्यवहारिक है, बल्कि शायद असंभव भी है, और महंगा भी बहुत है। तो फिर डी रिस्किंग क्या है? ये डीकपलिंग से अलग कैसे है? डी रिस्किंग एक ज्यादा न्यूआंस्ड, एक ज्यादा समझदारी भरी अप्रोच है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीन से व्यापार बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, क्रिटिकल सेक्टर्स में चीन पर अपनी निर्भरता कम करते हैं, लेकिन गैर सेंसिटिव क्षेत्रों, नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स में व्यापार और निवेश को बनाए रखते हैं। अच्छा, तो डीकपलिंग मतलब चीन से पूरी तरह रिश्ता तोड़ देना, और डी रिस्किंग मतलब रिश्ते में रहते हुए कुछ सीमाएं तय करना, कुछ लक्ष्मण रेखा खींचना। बिल्कुल सही। आप साथ व्यापार तो कर रहे हैं, पर अपने घर की चाबियां यानी अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे रक्षा, दूरसंचार, पावर ग्रिड, वो आप उन्हें नहीं सौंप रहे। समझ गए। तो भारत अब डीकपलिंग की जो एक तरह की बयानबाजी थी, उससे डी रिस्किंग की हकीकत की ओर बढ़ रहा है। एकदम।
और ये जो ग्रेडेड ओपनिंग है, ये इसी डी रिस्किंग रणनीति का एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, उसका एक हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो मेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इस ढील के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है? ये जो रणनीतिक दुविधा है, द स्ट्रेटेजिक डायलेमा, इसके दोनों पहलू क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है और मेंस में ऐसा ही सवाल बनेगा। चलिए पहले ढील देने के पक्ष में, यानी आर्ग्यूमेंट्स फॉर द ओपनिंग, जो तर्क हैं उन्हें देखते हैं। 4 बड़े तर्क हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला और सबसे मजबूत तर्क है ग्लोबल सप्लाई चेन की हकीकत, द रियलिटी ऑफ इट। आज आप कोई भी एडवांस्ड चीज ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज, सोलर पैनल या फिर दवाओं के लिए जरूरी एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इन सब के लिए जरूरी पुर्जे और कच्चा माल चीन से ही आता है। एग्जैक्टली। इस सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा है, तो अगर आप चीनी निवेश को पूरी तरह रोक देंगे तो भारत का अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ जो फैक्ट्री लगाने वाली कंपनियां हैं उन्हें भी तो पुर्जे चीन से ही चाहिए। मतलब हम मेड इन इंडिया चाहते हैं, लेकिन वो बनेगा असेंबल्ड इन इंडिया यूजिंग पार्ट्स फ्रॉम चाइना। शुरू में तो यही हकीकत है। दूसरा तर्क चाइना +1 स्ट्रैटेजी से जुड़ा है। हाँ, ये भी बहुत सुना है। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग, वो अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वो चीन के अलावा एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बेस ढूंढ रही हैं, जिसे चाइना +1 कहते हैं, और भारत इसका सबसे बड़ा दावेदार है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक पेच है। ये बड़ी कंपनियां जब भारत आएंगी तो वो अकेले नहीं आएंगी, वो अपने पूरे इकोसिस्टम, अपने कंपोनेंट सप्लायर्स को भी साथ लाना चाहेंगी। अच्छा। तो अगर भारत उन चीनी कंपोनेंट निर्माताओं को भारत में प्लांट लगाने की अनुमति नहीं देगा, तो वो बड़ी कंपनियां शायद वियतनाम या थाईलैंड या मैक्सिको चली जाएंगे, जहां उन्हें अपना पूरा इकोसिस्टम आसानी से मिल जाएगा। ये तो एक तरह की मजबूरी भी है। हमें बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछलियों को भी आने देना होगा। और बाकी 2 तर्क क्या है? तीसरा है कैपिटल नीड्स, यानी पूंजी की जरूरत। भारतीय स्टार्टअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अब देखिए बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत है, और चीनी वेंचर कैपिटल फंड्स इसका एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकते हैं, खासकर अर्ली स्टेज फंडिंग के लिए। ठीक है। और चौथा? और चौथा तर्क हाल की जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। अमेरिका में बढ़ता संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म। अगर अमेरिका में भविष्य में टैरिफ बढ़ते हैं और भारतीय सामानों का वहां जाना मुश्किल होता है, तो भारत को चीन के साथ एक कामकाजी आर्थिक रिश्ता बनाए रखने की जरूरत होगी, ताकि उसके पास विकल्प मौजूद रहें। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये तो हुए ढील देने के पक्ष में 4 मजबूत तर्क, पर विपक्ष के तर्क भी उतने ही मजबूत होंगे, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्ष में भी 4 बड़े और ठोस तर्क हैं। पहला और सबसे स्पष्ट, अनसुलझा सीमा विवाद। लद्दाख में सैन्य गतिरोध, द मिलिट्री स्टैंड ऑफ, अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हाँ, डी-एस्केलेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में आर्थिक संबंधों को सामान्य करना भारत की उस घोषित स्थिति को कमजोर कर सकता है कि सीमा पर शांति पहली शर्त है। विपक्ष कह सकता है कि आप दुश्मनी भी कर रहे हैं और व्यापार भी, ये कैसे चलेगा? सही बात है। और दूसरा, और ये बहुत गंभीर है, डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी का खतरा। डिजिटल पेमेंट, टेलीकॉम और पावर सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश से जासूसी और साइबर हमलों का खतरा बढ़ता है। आप सोचिए, हमारे 5G नेटवर्क या पावर ग्रिड का कंट्रोल अगर किसी ऐसी कंपनी के पास हो जिसकी वफादारी कहीं और हो, तो ये कितना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। आपने चाइना +1 का तंक दिया था, लेकिन अगर चीनी कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां ही भारत में आकर प्लांट लगाती हैं, तो क्या हम सिर्फ निर्भरता को आयात करने के बजाय उसे घरेलू नहीं बना रहे? क्या इससे जोखिम सच में कम होता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यही डी-रिस्किंग की असली चुनौती और उसका सार है। इसका जवाब है हाँ, जोखिम फिर भी कम होता है, और इसके 2 कारण हैं। बताइए। पहला, जब एक चीनी कंपनी भारत में प्लांट लगाती है तो वो भारतीय कानूनों के दायरे में आ जाती है। उसका डेटा भारत में स्टोर होता है, वो भारतीय लोगों को रोजगार देती है, और भारत सरकार उस पर रेगुलेटरी कंट्रोल रख सकती है। निर्भरता तो रहती है, लेकिन वो अब हमारी अपनी जमीन पर होती है, जिसे मैनेज करना आसान है। मतलब दुश्मन अगर घर के अंदर हो तो उस पर नजर रखना आसान होता है, बजाय इसके कि वो सीमा के पार हो। एक तरह से हाँ। और दूसरा, इससे भारत में एक लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनता है। आज एक चीनी कंपनी प्लांट लगा रही है, कल उसे देखकर एक भारतीय कंपनी भी वही चीज बनाना सीख जाएगी। इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इकोसिस्टम डेवलपमेंट कहते हैं। समझ गए। अब विपक्ष में बाकी 2 तर्कों पर आते हैं। एक तो व्यापार घाटे से जुड़ा होगा, है ना? हाँ। तीसरा तर्क है
बढ़ते व्यापार घाटे, ट्रेड डेफिसिट की चिंता। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा हाल के वर्षों में 85 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। तो आलोचकों का डर है कि बाजार को और खोलने से चीनी सामानों की बाढ़ आ जाएगी और ये घाटा और भी बढ़ सकता है। और चौथा तर्क है लेवरेज लॉस, यानी दबाव बनाने की अपनी क्षमता खो देना। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी पूंजी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है तो भविष्य में किसी भी राजनीतिक या सैन्य विवाद की स्थिति में बीजिंग इस निर्भरता का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए एक हथियार के रूप में कर सकता है। तो ये तो वाकई एक दुविधा है, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। इसीलिए इसी दुविधा को हल करने के लिए ग्रेडेड यानी चरणबद्ध दृष्टिकोण की बात हो रही है। सरकार फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। तो इसके संभावित चरण क्या हो सकते हैं? सरकार कैसे इसे धीरे धीरे लागू कर सकती है? हाँ, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार सरकार एक बहुत ही सोची समझी एक फेज्ड अप्रोच पर विचार कर रही है। फेज 1 क्या होगा? फेज 1 में चीनी तकनीकी विशेषज्ञों, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए वीजा नियमों में ढील दी जा सकती है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो हमारी PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं का हिस्सा हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक्सपर्ट्स का आना जाना बहुत जरूरी है। ये तो लॉजिकल लगता है। फेज 2? फेज 2 में गैर संवेदनशील क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल या नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ हिस्सों में निवेश की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन बहुत कड़ी जांच, ड्यू डिलिजेंस के साथ। देखा जाएगा कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसका चीनी सरकार से क्या रिश्ता है। और फेज 3? और फेज 3 में जॉइंट वेंचर्स यानी JV को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये कि JV में बहुमत हिस्सेदारी, मेजॉरिटी कंट्रोल और बोर्ड का नेतृत्व भारतीय पार्टनर के पास हो। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है हाल फिलहाल का? बिल्कुल है। इसका सबसे अच्छा और ताज़ा उदाहरण है MG मोटर और JSW ग्रुप की डील। MG मोटर एक चीनी कंपनी SAIC की सब्सिडियरी है, लेकिन अब JSW के साथ JV के बाद उसका भारतीय भागीदार यानी JSW ड्राइवर सीट पर है। कंट्रोल भारत के हाथ में है। तो इस पूरे मुद्दे पर आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? 3 कदम बहुत जरूरी हैं जो भारत को उठाने होंगे। पहला, भारत को एक स्थायी और मजबूत निवेश स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क बनाना होगा, जैसे अमेरिका में CFIUS कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स है। ये एक चुनिंदा संस्था होनी चाहिए जो हर निवेश प्रस्ताव का राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से आकलन करे। दूसरा रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। एक लिस्ट बनानी होगी कि कौन से सेक्टर नो गो जोन है और कौन से गो जोन है, ताकि निवेशकों में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस आर्थिक ढील को एक कूटनीतिक हथियार, एक डिप्लोमैटिक लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करना होगा। इसे LAC पर पूर्ण विघटन, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन के लिए एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना होगा। मतलब अर्थव्यवस्था में प्रगति को सीमा पर प्रगति से जोड़ना होगा। तो जहां एक तरफ भारत भविष्य के लिए एक आर्थिक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने अतीत के साथ भी एक रिश्ता बना रहा है, जिसमें विनाश और लचीलेपन, रेजिलियंस के बीच एक अद्भुत संतुलन दिखता है। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक है सोमनाथ। बिल्कुल। ये GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने 108 घोड़ों वाली एक भव्य शौर्य यात्रा का भी नेतृत्व किया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ये कार्यक्रम इतना खास क्यों है? ये कार्यक्रम खास इसलिए है क्योंकि ये 2 ऐतिहासिक माइलस्टोन्स का, 2 बड़ी वर्षगांठों का संगम है। पहला, ये जनवरी 1026 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा मंदिर पर किए गए पहले बड़े और विनाशकारी आक्रमण के ठीक 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में है। 1000 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। और दूसरा माइलस्टोन क्या है? दूसरा माइलस्टोन आजाद भारत के इतिहास से जुड़ा है। ये 1951 में मंदिर के आधुनिक जीर्णोद्धार यानी प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने का भी जश्न है। तो ये एक ही समय में 1000 साल पुराने घाव और 75 साल पुरानी मरहम दोनों को याद करने जैसा है। आपने बहुत खूबसूरती से कहा, ये विनाश और पुनर्निर्माण दोनों की कहानी एक साथ कहता है। सोमनाथ का इतिहास तो अपने आप में विनाश और पुनर्निर्माण की एक असाधारण, एक एपिक गाथा है।
1026 के उस आक्रमण के बारे में थोड़ा और बताइए जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। महमूद गजनी का जो आक्रमण था वो दो मुख्य मकसदों से प्रेरित था। पहला मकसद तो बिल्कुल सीधा था, मंदिर की अपार संपत्ति को लूटना। सोमनाथ उस समय भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता था। और दूसरा मकसद? दूसरा मकसद राजनीतिक और धार्मिक था। अपनी सल्तनत और इस्लामी दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए वो मूर्ति भंजक, आइकोनोक्लास्ट की उपाधि हासिल करना चाहता था, और इसके लिए काफिर मूर्तियों को नष्ट करना एक बड़ा सिंबल था। उस समय के प्रसिद्ध फारसी विद्वान और इतिहासकार अल बिरूनी, जो गजनी के साथ भारत भी आए थे, उन्होंने अपनी किताब किताबुल हिंद में इस आक्रमण का विस्तार से जिक्र किया है। लेकिन ये कहानी से विनाश पर खत्म नहीं होती। सोमनाथ का असली चरित्र, उसकी असली पहचान उसके बार बार फिनिक्स की तरह अपनी राख से खड़े होने में है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, फिनिक्स। यही सोमनाथ की आत्मा है। इसका पौराणिक इतिहास तो कहता है कि इसे सबसे पहले सोम यानी चंद्रदेव ने सोने से, फिर रवि यानी सूर्य ने चांदी से, और भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से बनवाया था। ये तो पौराणिक कथा हुई। ऐतिहासिक रूप से पुनर्निर्माण कब हुआ? ऐतिहासिक रूप से गजनी के आक्रमण से पहले भी इसका पुनर्निर्माण 815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के महान राजा नागाभट्ट द्वितीय ने करवाया था। अच्छा। गजनी के हमले के बाद इसे गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने फिर से बनवाया। इसके बाद भी इस पर हमले होते रहे और ये बनता रहा। मतलब ये चक्र चलता रहा, विनाश और फिर पुनर्निर्माण। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान ने इसे तोड़ा। 1394 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम ने, 1451 में महमूद बेगड़ा ने और 1665 में औरंगजेब ने इसे तोड़ा, और हर बार स्थानीय राजाओं, लोगों और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया। 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी मूल मंदिर के खंडहरों के पास एक नया मंदिर बनवाया था। और फिर आज़ादी के बाद इसका आधुनिक पुनर्निर्माण हुआ, जिसकी बागडोर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी। जी, ये आज़ाद भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ हद तक विवादास्पद अध्याय भी है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के भारत में विलय के ठीक बाद सोमनाथ का दौरा किया। और वहां उन्होंने वो प्रसिद्ध संकल्प लिया था। हाँ, उन्होंने समुद्र का पानी हाथ में लेकर मंदिर के भव्य पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, और उनके लिए ये सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की बहाली का प्रतीक था। इस काम की जिम्मेदारी उन्होंने के.एम. मुंशी जैसे विद्वान को सौंपी। लेकिन इस पुनर्निर्माण को लेकर तत्कालीन सरकार में खासकर प्रधानमंत्री नेहरू और सरदार पटेल के बीच कुछ मतभेद भी थे। ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म पर एक बड़ी बहस का केंद्र बना था। हाँ, और ये बहस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब 1951 में मंदिर बनकर तैयार हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। और प्रधानमंत्री नेहरू इससे सहमत नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं थे। उनका मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट है, और देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को किसी भी धार्मिक स्थल के उद्घाटन जैसे कार्यक्रम से दूर रहना चाहिए। उन्हें ये डर था कि इससे हिंदू पुनरुत्थानवाद, हिंदू रिवाइवलिज्म को बल मिलेगा, और ये एक सेक्युलर राज्य के प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा। तो क्या राष्ट्रपति गए थे उद्घाटन में? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नेहरू की सलाह के बावजूद उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उनका तर्क था कि वो वहां एक हिंदू के नाते नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति के नाते सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। तो ये घटना भारतीय सेक्युलरिज्म की दो अलग-अलग व्याख्याओं को सामने लाती है। बिल्कुल, ये घटना भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति पर नेहरूवाली बनाम पटेल मुंशी की बहस को उजागर करती है। एक पक्ष, नेहरूवादी पक्ष, धर्म और राज्य के पूर्ण अलगाव, कंप्लीट सेपरेशन की वकालत करता है, जैसा कि पश्चिमी देशों में है, जबकि दूसरा पक्ष सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की बात करता है, जिसमें राज्य सकारात्मक रूप से सभी धर्मों के साथ जुड़ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है ये। अब जरा मंदिर की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर पर आते हैं। इसमें भी कुछ ऐसी खास बातें हैं जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। जरूर। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, सोमनाथ को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला यानी आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ठीक है। वर्तमान मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। ये चालुक्य स्थापत्य शैली, चालुक्य आर्किटेक्चर का ही एक रूप है, जिसे सोलंकी या मारू गुर्जर शैली भी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
इसकी मुख्य विशेषताओं में गर्भगृह के ऊपर एक विशाल वक्रीय शिखर, जिसे कर्विलिनियर शिखारा कहते हैं, जटिल नक्काशी वाले स्तंभों से सजा मंडप और एक सूर्यकुंड शामिल हैं। और एक खास बात यह है कि इसके निर्माण में पारंपरिक इंटरलॉकिंग पत्थर तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और वहाँ एक बाण स्तंभ भी है जिसके बारे में काफी रहस्यमयी और दिलचस्प बातें कही जाती हैं। वो क्या है? हाँ, बाण स्तंभ या एरो पिलर ये वाकई में अद्भुत है। ये मंदिर परिसर में समुद्र सुरक्षा दीवार पर एक तीर के आकार का स्तंभ है। और इसकी खासियत? इसकी खासियत ये है कि ये सीधे दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल की ओर इशारा करता है और इस पर संस्कृत में एक शिलालेख है, एक इंस्क्रिप्शन है, जिसमें लिखा है कि इस बिंदु से लेकर अंटार्कटिका तक इस सीधी रेखा में कोई भी भूभाग, कोई भी लैंडमास नहीं है। ये तो कमाल है। मतलब उस जमाने में बिना सैटेलाइट या जीपीएस के उन्हें इतनी सटीक भौगोलिक जानकारी थी। ये तो सिर्फ एक स्तंभ नहीं, उस वक्त के समुद्री और खगोलीय ज्ञान का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, ये भारत के प्राचीन समुद्री ज्ञान और कौशल को दर्शाता है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों को पृथ्वी के ज्योग्राफी और नेविगेशन की कितनी गहरी समझ थी। मेंस के नजरिए से सोमनाथ का विश्लेषण 3 बिंदुओं में किया जा सकता है। बताइए। पहला, ये विनाश के सामने प्रतिरोध का प्रतीक, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है। दूसरा, सरदार पटेल की भूमिका ये दिखाती है कि ये पुनर्निर्माण केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान की बहाली थी। और तीसरा, प्रसाद जैसी योजनाओं के तहत आध्यात्मिक पर्यटन, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देकर ये आज भारत की सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इंसान तो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स में हो या इतिहास में, पर प्रकृति का संतुलन बुरी तरह बिगड़ रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे महासागर दे रहे हैं। हाँ, ये खबर जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए एक रेड अलर्ट है। ये वाकई एक रेड अलर्ट है। एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ने, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक शामिल थे, इस बात की पुष्टि की है कि साल 2025 रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया के महासागरों के लिए अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। अब तक का सबसे गर्म? जी, और ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये लगातार 9वां साल है जब महासागरों की गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अध्ययन में पाया गया कि महासागरों के ऊपरी 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई तक ओशन हीट कंटेंट यानी संग्रहित ऊष्मा की मात्रा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। एक कितनी गर्मी है। आंकड़ों में बात करें तो 2024 की तुलना में कितनी अतिरिक्त गर्मी महासागरों ने सोखी है? 2024 की तुलना में महासागरों ने 23 जेटा जूल्स अतिरिक्त गर्मी अवशोषित की। अब ये जेटा जूल एक बहुत बहुत बड़ी इकाई है। एक जेटा जूल का मतलब है 10 की घात 21 10 to the power 21 जूल्स। 23 जेटा जूल्स। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसे समझने के लिए कोई रिलेटेबल एनालॉजी दे सकते हैं? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए। 23 जेटा जूल ऊर्जा इतनी है जितनी ऊर्जा पिछले 37 सालों में पूरी दुनिया ने मिलकर खपत की है। क्या पिछले 37 सालों की पूरी दुनिया की ऊर्जा खपत के बराबर गर्मी सिर्फ एक साल में समंदर ने सोख ली? जी हाँ, या एक और तुलना करें तो ये हर सेकंड 12 हिरोशिमा परमाणु बम्बों के विस्फोट के बराबर की ऊर्जा है। हर सेकंड। माय गॉड, ये तो बहुत ही भयावह तस्वीर है। इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात ला नीना के बारे में सामने आई है। वो क्या है? हाँ, और ये ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता को और भी ज्यादा उजागर करता है। देखिए, ला नीना प्रशांत महासागर में एक शीतलन चरण, एक कूलिंग फेज होता है जिससे सतह का तापमान गिरता है। 2022 में ला नीना सक्रिय था, जिसके कारण सी सरफेस टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई। तो ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। इसके बावजूद महासागरों की कुल ऊष्मा सामग्री, द टोटल ओशन हीट कंटेंट, जो गहराई में संग्रहित है, वो बढ़ती रही। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि ग्लोबल वार्मिंग रुकी नहीं है। सतही ठंडक सिर्फ एक भ्रम है, जबकि गहराई में संकट बढ़ता जा रहा है। तो इस थर्मोडायनेमिक संकट के परिणाम क्या होने, मेंस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। इसके 5 बड़े और विनाशकारी प्रभाव हैं, जिन्हें हम थर्मोडायनामिक प्रभाव कह सकते हैं। पहला है थर्मल एक्सपेंशन और समुद्र स्तर में वृद्धि यानी सी लेवल राइज। ये कैसे काम करता है? ये विज्ञान का एक बहुत सीधा सिद्धांत है। गर्म होने पर कोई भी चीज फैलती है, पानी भी फैलता है। तो जब समंदर गर्म हो रहा है तो वो फैल रहा है।
आज दुनिया भर में समुद्र के बढ़ते जल स्तर का लगभग 30 से 40% हिस्सा इसी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से है। मतलब ग्लेशियर पिघलने के अलावा ये भी एक बड़ा कारण है। जी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे हमारे तटीय शहरों के लिए ये एक सीधा अस्तित्व का संकट है। और दूसरा प्रभाव चक्रवातों से जुड़ा है। कहा जाता है कि गर्म समंदर चक्रवातों के लिए पेट्रोल का काम करता है। बिल्कुल सही कहा। दूसरा प्रभाव है सुपरचार्ज्ड साइक्लोन्स। उच्च ओशन हीट कंटेंट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए ईंधन या फ्यूल का काम करता है। ये गर्मी तूफानों को रैपिड इंटेंसिफिकेशन RI से गुजरने में मदद करती है। रैपिड इंटेंसिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कुछ ही घंटों में एक साधारण दबाव से एक गंभीर या अति गंभीर चक्रवात में बदल जाते हैं। मतलब अब चक्रवात बनने के बाद हमें तैयारी का वक्त भी कम मिलेगा क्योंकि वो कुछ ही घंटों में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ठीक यही मतलब है। इससे आपदा प्रबंधन की चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। तीसरा प्रभाव है मरीन हीट वेव्स और जैव विविधता का विनाश, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है कोरल ब्लीचिंग। जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो कोरल तनाव में आकर अपने अंदर रहने वाले सहजीवी शैवाल ज़ूज़ैंथलाई को बाहर निकाल देते हैं। इन्हीं शैवाल से कोरल को उनका रंग और 80% भोजन मिलता है। और इनके बिना कोरल सफेद हो जाते हैं, एक कंकाल की तरह, और अंत में मर जाते हैं। हमारे लक्षद्वीप और अंडमान के खूबसूरत कोरल रीफ्स पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इसका असर मछली पालन और मछुआरों पर भी तो पड़ता होगा। जरूर। मछलियों की कई प्रजातियां ठंडे पानी की तलाश में ध्रुवों की ओर पलायन कर रही हैं। इससे भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मछुआरों की आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। चौथा प्रभाव है डीऑक्सीजनेशन, यानी पानी में ऑक्सीजन की कमी। ये क्यों होता है? गर्म पानी में गैसें कम घुलती हैं। ये भी केमिस्ट्री का सीधा नियम है। तो गर्म होते समंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जिससे डेड जोन बन रहे हैं, जहां समुद्री जीवन पनप नहीं सकता। और पांचवा प्रभाव समुद्री धाराओं से जुड़ा है। हाँ, पांचवां और शायद सबसे खतरनाक प्रभाव है समुद्री धाराओं में व्यवधान। खासकर अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, यानी AMOC के धीमा होने का खतरा है। AMOC, ये क्या है? AMOC को आप पृथ्वी का कन्वेयर बेल्ट समझ सकते हैं, जो गर्म और ठंडे पानी को दुनिया भर में सर्कुलेट करता है, और ये पूरे उत्तरी गोलार्ध के मौसम को नियंत्रित करता है। अगर ये धीमा पड़ा या रुक गया तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं, जिसमें यूरोप में शदीद सर्दी और भारतीय मानसून में अप्रत्याशित बदलाव शामिल हैं। प्रकृति के इसी बिगड़ते संतुलन को ठीक करने की उम्मीद हमें टेक्नोलॉजी से मिलती है, और भारतीय रेलवे ने इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जी। ये GS पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के लिए एक शानदार टॉपिक है। जी। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जींद सोनीपत सेक्शन पर भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का सफल ट्रायल रन शुरू किया है। ये ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक मील का पत्थर है। और सबसे गर्व की बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। बिल्कुल। इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई ने RDSO यानी रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से विकसित किया है। ये मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाइड्रोजन ट्रेन, ये सुनने में ही भविष्य की तकनीक लगती है। ये काम कैसे करती है और इसे जीरो एमिशन क्यों कहते हैं? ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल यानी PMFC तकनीक पर आधारित है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ओके, तो इसे सिंपल भाषा में तोड़कर समझते हैं। एक तरफ से हाइड्रोजन डाली, दूसरी तरफ से हवा से ऑक्सीजन ली, दोनों को मिलाया और जादू से बिजली बन गई, और धुएं की जगह बाय प्रोडक्ट में निकला सिर्फ पानी। इज इट रियली दैट सिंपल? कंसेप्चुअली यस, इट इज दैट सिंपल। लेकिन असली जादू उस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में है, जो फ्यूल सेल का दिल होता है। वो कैसे काम करता है? देखिए, ट्रेन की छत पर हाई प्रेशर टैंकों में हाइड्रोजन गैस स्टोर होती है। जब ट्रेन चलती है तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जाती है। उसी समय हवा से ऑक्सीजन O2 भी फ्यूल सेल में खींची जाती है। फ्यूल सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन हाइड्रोजन के अणु को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देती है। अच्छा। प्रोटॉन तो मेम्ब्रेन से होकर निकल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बाहरी सर्किट से होकर जाते हैं, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही तो बिजली है, इलेक्ट्रिक करंट है। राइट। बाद में ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हवा से आई ऑक्सीजन मिलकर पानी H2O बना देते हैं। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता, इसलिए उत्सर्जन के रूप में सिर्फ शुद्ध जल वाष्प, वाटर वेपर और थोड़ी गर्मी निकलती है। कोई धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। इसीलिए ये जीरो एमिशन है।
कमाल है। और इस ट्रेन की रेंज और कैपेसिटी कितनी है? शुरुआती डिजाइन के अनुसार एक बार हाइड्रोजन टैंक फुल भरने पर इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है और ये 10 कोच की ट्रेन है। और इसे जींद सोनीपत रूट पर ही क्यों चलाया गया? इसे खास तौर पर गैर विद्युतीकृत नॉन इलेक्ट्रिफाइड क्षेत्रीय मार्गों पर डीजल ट्रेनों को बदलने के लिए बनाया गया है, जहां बिजली की लाइनें बिछाना महंगा पड़ता है और ट्रैफिक भी कम होता है। जींद सोनीपत ऐसा ही एक रूट है। ये तो भविष्य की तस्वीर लगती है, लेकिन जमीन पर इसे उतारने में चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल, और ये चुनौतियां मेंस के उत्तर के लिए बहुत जरूरी हैं। 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, स्टोरेज एंड सेफ्टी। वो क्या है? हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। इसे ट्रेन में सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए बहुत मजबूत और भारी हाई प्रेशर टैंक 350 से 700 बार प्रेशर वाले चाहिए होते हैं, जो ट्रेन की लागत और वजन दोनों बढ़ाते हैं। ठीक है। और दूसरी चुनौती? दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती है ग्रीन हाइड्रोजन की लागत और उपलब्धता के आधार पर इसे इन रंगों में बांटा जाता है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से बनती है, जिसमें काफी कार्बन उत्सर्जन होता है। ये सबसे सस्ता तरीका है। ब्लू हाइड्रोजन भी प्राकृतिक गैस से बनती है, पर उसमें जो कार्बन निकलता है उसे कैप्चर कर लिया जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन? और ग्रीन हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस यानी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने से बनती है। और इसके लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। इस प्रक्रिया में शून्य उत्सर्जन होता है। तो ट्रेन को सही मायनों में ग्रीन होने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर चलना होगा। बिल्कुल, और यही चुनौती है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान में ग्रे हाइड्रोजन से कई गुना महंगी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट एक बड़ी दीवार है। इस दीवार को तोड़ने के लिए क्या सरकार नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे कदम उठा रही है? बिल्कुल, भारत सरकार का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसी चुनौती से निपटने के लिए है। इसका लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का एक वैश्विक हब बनाना है, जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कारण इसकी लागत में कमी आएगी। और तीसरी चुनौती? तीसरी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अभी भारत में हाइड्रोजन बनाने और उसे ट्रेनों तक पहुंचाने के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशनों का नेटवर्क लगभग शून्य है। जींद सोनीपत रूट पर यह ट्रायल एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे देशव्यापी बनाने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होगी। चलिए अब दुनिया के एक ऐसे हिस्से पर नजर डालते हैं जहां संतुलन हमेशा बिगड़ा रहता है, मध्य पूर्व। वहां के हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर पड़ता है। हाँ, ये जीएस पेपर 2 का एक और महत्वपूर्ण विषय है। मध्य पूर्व में आज 2 बड़ी और चिंताजनक घटनाएं हुई हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही हैं। पहली ईरान के अंदर से आ रही है। ईरान की मुद्रा रियाल में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। आर्थिक बदहाली से जूझ रही जनता सड़कों पर है। और सरकार की प्रतिक्रिया? सरकार की प्रतिक्रिया दमनकारी है। सूचना के प्रवाह को रोकने और प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार ने 60 घंटे से ज्यादा का इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है। और दूसरी घटना में अमेरिका शामिल है। हाँ, दूसरी घटना सीरिया से है, जहां यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के नाम से आईसिस के ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इस ऑपरेशन में F-15 जेट्स, A-10 वॉरथॉग्स और रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इसका आधिकारिक कारण क्या बताया गया है और इसके असली रणनीतिक मायने क्या है? आधिकारिक कारण यह नकारा गया है कि ये हमले दिसंबर में पाल्मीरा शहर में अमरीकी सैनिकों पर हुए आईसिस के हमले का बदला लेने के लिए किए गए हैं। लेकिन इसका रणनीतिक संकेत कहीं और जा रहा है। बिल्कुल, इसका रणनीतिक संकेत कहीं ज्यादा बड़ा और सीधा ईरान को जाता है। सीरिया में, जो कि ईरान का एक सहयोगी है, वहां ये हमले करके अमेरिका, ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्ला को एक कड़ा संदेश दे रहा है कि अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य रूप से पूरी तरह सक्रिय और तैयार है और उसकी किसी भी हरकत का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इट्स अ शो ऑफ फोर्स। भारत के लिए इन दोनों घटनाओं के क्या मायने हैं? हम पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए इसके 3 सीधे निहितार्थ हैं। पहली चिंता है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी ऊर्जा सुरक्षा। खाड़ी क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आपके हमारे पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ता है। दूसरी चिंता कनेक्टिविटी से जुड़ी होगी? हाँ, दूसरी चिंता है कनेक्टिविटी। भारत का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह ईरान में है, जो हमें पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है।
ईरान में आंतरिक अशांति या अमेरिका ईरान तनाव इस पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकता है। और तीसरी चिंता है हमारे डायस्पोरा, यानी खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा। किसी भी संघर्ष की स्थिति में उनकी सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित वापस लाना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। तो ऐसे में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? ये एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक चुनौती है। बिल्कुल, भारत को यहाँ बहुत ही सधे हुए कदमों से चलना होगा, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए। हमें ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और व्यापारिक रिश्ते, खासकर चाबहार, को भी बचाना है और साथ ही अमेरिका के साथ अपनी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी जैसे क्वाड और ICET को भी मजबूत करना है। ये एक कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। अब गवर्नेंस से जुड़ी एक अनोखी पहल की बात करते हैं, जो पारंपरिक मीडिया और नई डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल बना रही है। ये एक दिलचस्प प्रयोग लग रहा है। बिल्कुल, भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने DD न्यूज़ पर क्रिएटर्स कॉर्नर नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ये अपनी तरह की पहली पहल है। क्रिएटर्स कॉर्नर, ये क्या है? मतलब इसमें कौन से क्रिएटर्स होंगे? इसके तहत देश के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स यानी यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को राष्ट्रीय टेलीविजन पर DD न्यूज़ पर अपना कंटेंट दिखाने के लिए रोजाना 30 मिनट का प्राइम टाइम स्लॉट दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो एक तरह से यूट्यूब की दुनिया को टीवी की दुनिया से जोड़ना है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है क्रिएटर इकोनॉमी के लिए। इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है? क्या क्रिएटर्स को इसके लिए पैसे मिलेंगे? हाँ, और इसका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बहुत ही आकर्षक और क्रिएटर फ्रेंडली है। ये 90-10 के मॉडल पर काम करेगा। इस स्लॉट के दौरान दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से जो भी राजस्व रेवेन्यू आएगा, उसका 90% हिस्सा कंटेंट क्रिएटर को मिलेगा और सिर्फ 10% प्रसार भारती रखेगा। 90% क्रिएटर को, ये तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कहीं बेहतर है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, क्रिएटर इकोनॉमी को मुख्य धारा की मीडिया से जोड़कर उसे एक नई वैधता और पहचान देना। दूसरा, DD न्यूज़ को युवा पीढ़ी, जिसे सरकार अमृत पीढ़ी कह रही है, के लिए ज्यादा प्रासंगिक और आकर्षक बनाना। और कंटेंट किस तरह का होगा? कंटेंट का फोकस संस्कृति, विज्ञान, नवाचार और विकसित भारत की सकारात्मक कहानियों पर होगा। GS पेपर 2 के नजरिए से देखें तो ये गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C कम्युनिकेशन से सिटीजन टू सिटीजन C2C कम्युनिकेशन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां सरकार नागरिकों को एक दूसरे से बात करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म दे रही है। चलिए अब अर्थव्यवस्था के एक ऐसे उभरते हुए क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं, ब्लू इकोनॉमी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस बार कॉन्फ्रेंस में ब्लू इकोनॉमी और खास तौर पर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के विशाल तटीय क्षेत्रों में समुद्री शैवाल यानी सीवीड फार्मिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। समुद्री शैवाल यानी सीवीड, मैंने सुना है कि इसे भविष्य की फसल या वंडर क्रॉप कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी खासियतें वाकई हैरान करने वाली हैं। आप सोचिए, एक ऐसी फसल जिसे उगाने के लिए ना तो ताजे पानी की जरूरत होती है, ना उपजाऊ जमीन की, और ना ही किसी उर्वरक या कीटनाशक की। तो ये उगती कैसे है? ये बस समुद्र के खारे पानी में सूरज की रोशनी से उगती है। ये एक ऐसी फसल है जो पर्यावरण से कुछ लेती नहीं, बल्कि उसे देती है, जैसे कार्बन सोखना। ये तो सुनने में वाकई किसी चमत्कार जैसा लगता है। इसके आर्थिक और पर्यावरणीय फायदे क्या हैं? इसके फायदे कई हैं। आर्थिक रूप से इसका इस्तेमाल बायोस्टिमुलेंट्स यानी शक्तिशाली जैविक उर्वरक बनाने में होता है, जो खेती की पैदावार बढ़ाते हैं। इसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में भी होता है। लेकिन इसका सबसे क्रांतिकारी उपयोग पशुपालन में है। पशुपालन में? वो कैसे? स्टडीज ने ये पाया है कि मवेशियों के चारे में थोड़ी मात्रा में लाल समुद्री शैवाल मिलाने से उनके मीथेन उत्सर्जन में 80% तक की कमी आ सकती है। 80%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, तो ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। और सामाजिक रूप से इसका क्या फायदा है? सामाजिक रूप से ये तटीय गांवों में स्वयं सहायता समूहों SHGs, खासकर महिलाओं के लिए आजीविका का एक बड़ा और टिकाऊ स्रोत बन सकता है।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY के तहत 2025 तक समुद्री शैवाल उत्पादन को 11.85 मिलियन टन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अब एक दुखद खबर जो शासन की विफलता और एक गहरे संरचनात्मक खतरे को उजागर करती है। ये GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट का एक केस स्टडी है। जी, पश्चिम बंगाल के चंपाहाटी में एक अवैध पटाखा निर्माण इकाई में एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। और दुख की बात यह है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह राज्य में पिछले कुछ समय में हुए एग्रा और दत्तापुकुर जैसे विस्फोटों की श्रृंखला में एक और कड़ी है। इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? इसका विश्लेषण डिजास्टर मैनेजमेंट के नजरिए से कैसे किया जाए? इसे एक मल्टी लेयर्ड फेलियर के रूप में देखना होगा। सबसे ऊपरी परत है खतरा, द हैजर्ड। ये अवैध इकाइयां बिना किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में काम करती हैं, जिससे ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह होती हैं। दूसरी परत क्या है? दूसरी परत है शासन की विफलता, गवर्नेंस फेलियर। ये एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 और एक्सप्लोसिव्स रूल्स 2008 जैसे कड़े कानूनों को लागू करने में स्थानीय प्रशासन की पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। और इन सब के नीचे कोई सामाजिक आर्थिक कारण भी है? हाँ, और वही सबसे गहरी परत है, सामाजिक आर्थिक कारण, द सोशियो इकोनॉमिक ड्राइवर। ग्रामीण बंगाल में उच्च बेरोजगारी और अवसरों की कमी गरीब परिवारों को इस खतरनाक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर करती है, जहां जान की कीमत बहुत सस्ती है। तो इसका समाधान क्या है? वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? समाधान के लिए त्रिआयामी, 3-pronged दृष्टिकोण की जरूरत है। पहला, एनफोर्समेंट, मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा, रिहैबिलिटेशन, सरकार को इन अवैध इकाइयों को रिहायशी इलाकों से दूर समर्पित पटाखा हब या क्लस्टर में स्थानांतरित करना चाहिए, जहां सुरक्षा के सारे इंतजाम हो। और तीसरा, इनोवेशन, CSIR NERI द्वारा विकसित किए गए ग्रीन पटाखों, ग्रीन क्रैकर्स के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जो कम प्रदूषणकारी और ज्यादा सुरक्षित होते हैं। और अंत में एक ऐसी खबर जो भारत के युवाओं, हमारी सबसे बड़ी ताकत और विकसित भारत के विजन से जुड़ी है। 29वां 29th राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नेशनल यूथ फेस्टिवल 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, से शुरू होने वाला है। लेकिन इस बार इसके फॉर्मेट में एक बड़ा और सार्थक बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है? इसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग VBLD के रूप में पुनर्गठित किया गया है। तो अब इसमें क्या अलग होगा? अब ये महोत्सव केवल सांस्कृतिक प्रदर्शनों और भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये एक गंभीर नीतिगत संवाद, पॉलिसी डायलॉग का मंच बनेगा। देश भर से आए युवा प्रतिनिधि शासन के अलग अलग विषयों पर अपने विचार, अपने आइडियाज सीधे प्रधानमंत्री और अन्य नीति निर्माताओं के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये तो यूथ लेड डेवलपमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब युवाओं से सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उनकी बातों को नीति निर्माण में शामिल करना। बिल्कुल। इसका महत्व ये है कि ये भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही मायने में उपयोग करने की एक कोशिश है। ये युवाओं को विकसित भारत एट 2047 के विजन को आकार देने में सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार, एन एक्टिव पार्टिसिपेंट बना रहा है। ये शासन में उनकी आवाज को शामिल करने की एक सार्थक पहल है। चलिए अब आज की इस लंबी और गहरी चर्चा से निकले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जल्दी से दोहराते हैं, जो सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जरूर। ये हैं आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स, फटाफट अंदाज में। 1. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, इन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। स्टैटिक इन्फो जो याद रखनी है, उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 217, 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। 2. मुजीरेस हेरिटेज प्रोजेक्ट, ये केरल के कोडुंगलूर में स्थित है। हिस्ट्री का कनेक्शन, मुजीरेस एक प्राचीन बंदरगाह शहर था जो मसाला मार्ग, स्पाइस रूट का एक प्रमुख केंद्र था। मुजीरेस केरल, गॉट इट। 3. जेटा जूल, जेजे, ये ऊर्जा की एक बहुत बड़ी इकाई है जो 10 to the power 21 जूल्स के बराबर होती है। इसका उपयोग ओशन हीट कंटेंट को मापने के लिए किया गया। ZJ फॉर ओशन हीट, ओके। 4. शौर्य यात्रा, सोमनाथ मंदिर में 108 घोड़ों के साथ आयोजित किया गया एक औपचारिक जुलूस जो स्वाभिमान पर्व का हिस्सा था। 108 घोड़े, ठीक है। 5. ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, यह सीरिया में आइसिस के ठिकानों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम है।
तारीख याद रखें, जनवरी 2026। हॉकाई स्ट्राइक, सीरिया। नेक्स्ट 6 कैलाश महामेरु प्रसाद। यह वर्तमान सोमनाथ मंदिर की विशिष्ट स्थापत्य शैली, आर्किटेक्चर ऑफ स्टाइल है, जो चालुक्य और सोलंकी शैली का ही एक रूप है। ये नाम जरूरी है, कैलाश महामेरु प्रसाद। 7 संचार साथी। यह दूरसंचार विभाग डीओटी का एक पोर्टल है, जिसका उपयोग खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक और ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। संचार साथी फॉर लॉस्ट फोन्स। 8 प्रेस नोट 3 2020 एक महत्वपूर्ण एफडीआई नीति संशोधन, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों जैसे चीन से आने वाले निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन को अनिवार्य बनाता है। ये तो आज हमने विस्तार से समझा। 9 बाण स्तंभ। सोमनाथ मंदिर में स्थित तीर स्तंभ, जो दक्षिणी ध्रुव तक एक अबाधित समुद्री मार्ग होने का दावा करता है और प्राचीन भारतीय समुद्री ज्ञान का प्रतीक है। एरो पिलर, सोमनाथ। 10 ग्रीन हाइड्रोजन। यह वो हाइड्रोजन है जिसे नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि आज की चर्चा के आधार पर मेंस में किस तरह के सवाल बन सकते हैं। आज की चर्चा से दो बहुत ही अच्छे और हाई प्रोबेबिलिटी वाले सवाल बनते हैं। पहला प्रश्न जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और आईआर को मिलाकर हो सकता है। चीनी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रस्तावित ग्रेडेड ओपनिंग डीकपलिंग से डी रिस्किंग की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। हाल के घटनाक्रमों का हवाला देते हुए इस बदलाव के पीछे के आर्थिक और सुरक्षा तर्कों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्रिटिकली एनालाइज। तो इसमें हमें पक्ष और विपक्ष दोनों लिखने होंगे। इस उत्तर की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। इसके उत्तर में आप परिचय में प्रेस नोट 3 2020 के संदर्भ से शुरू करके ग्रेडेड ओपनिंग की हालिया रिपोर्टों का उल्लेख करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। मुख्य भाग में पहले डीकपलिंग के दौर 2020-2025 और उसकी वजहों को समझाएं, फिर डी रिस्किंग की ओर बदलाव के तर्कों को बताएं, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र करना बहुत जरूरी है। फिर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। हाँ, फिर एक सेक्शन में खोलने के पक्ष में तर्क, सप्लाई चेन, निवेश, चाइना +1 और दूसरे में विपक्ष में तर्क, सीमा विवाद, सुरक्षा, व्यापार घाटा का विश्लेषण करें। अंत में निष्कर्ष में लिखें कि यह कदम आर्थिक व्यावहारिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक आवश्यक संतुलन बनाने का प्रयास है, जिसकी सफलता एक मजबूत स्क्रीनिंग मैकेनिज्म पर निर्भर करेगी। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क है। और दूसरा सवाल जीएस पेपर 1 से होगा, सोमनाथ पर। दूसरा प्रश्न जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को मिलाकर। भारत में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं है, बल्कि ये सभ्यतागत लचीलेपन, सिविलाइजेशनल रेजिलियंस और राष्ट्रीय अस्मिता के जीवंत प्रतीक भी रहे हैं। सोमनाथ मंदिर और हाल ही में मनाए गए स्वाभिमान पर्व के विशेष संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। इस उत्तर में क्या अप्रोच होनी चाहिए? इसके उत्तर में परिचय में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दोहरे महत्व, यानी 1000 साल और 75 साल का संदर्भ दें। मुख्य भाग में सोमनाथ कैसे विनाश का प्रतीक बना, इसके लिए गजनी से औरंगजेब तक के उदाहरण दें, और फिर कैसे वो हर बार पुनः निर्माण के माध्यम से लचीलेपन का प्रतीक बना, इसके लिए भीमदेव प्रथम से अहिल्याबाई होलकर तक के उदाहरण दें। और आधुनिक संदर्भ भी जोड़ना होगा। हाँ, आधुनिक संदर्भ में सरदार पटेल और के मुंशी की भूमिका को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बहाली से जोड़े, और निष्कर्ष में लिखें कि सोमनाथ का इतिहास भारतीय सभ्यता की निरंतरता और समय के साथ खुद को फिर से परिभाषित करने की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। चलिए, अब आपकी तैयारी को परखते हैं आज के क्विज के साथ। ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, प्रेस नोट 3 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने चीन से आने वाले सभी प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 2. इसने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन को अनिवार्य कर दिया। 3. इसे मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों के अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स को रोकने के लिए पेश किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इसमें कथन 1 थोड़ा ट्रिकी लग रहा है।
पूर्ण प्रतिबंध एक एक्सट्रीम शब्द है और यूपीएससी में एक्सट्रीम वर्ड्स अक्सर गलत होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही की है। सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। कथन एक गलत है क्योंकि इसने एफडीआई पर पूर्ण प्रतिबंध कंप्लीट बैन नहीं लगाया, बल्कि उसे सरकारी अनुमोदन मार्ग गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के तहत रखा। मतलब निवेश आ सकता था पर सरकार की इजाजत के बाद। कथन 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया गया? ए, चंद्रदेव द्वारा पहले स्वर्ण मंदिर का निर्माण। बी, महमूद गजनी द्वारा किए गए आक्रमण की 1000वीं 1000 वर्षगांठ। सी, महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्माण की 250वीं 250th वर्षगांठ। डी, सरदार पटेल द्वारा मंदिर पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा की 75वीं 75th वर्षगांठ। इसमें बी और डी दोनों ही सही लग सकते हैं क्योंकि दोनों मनाए गए, लेकिन सवाल में मुख्य रूप से पूछा है। बिल्कुल, और मुख्य फोकस 1000 साल पर था, तो सही उत्तर है बी। ये 1026 1026 ईस्वी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने का प्रतीक है। 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, पर हेडलाइन इवेंट 1000 साल का था। तीसरा सवाल, ज़ेटाजूल शब्द हाल ही में खबरों में था। यह किस भौतिक मात्रा को मापने से संबंधित है? ए, सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग शक्ति। बी, महासागर ऊष्मा सामग्री ओशियन हीट कंटेंट। सी, एक ब्लैक होल का द्रव्यमान। डी, 5G नेटवर्क की डेटा ट्रांसफर गति। ये तो आसान है आज की चर्चा के बाद। हाँ, सही उत्तर है बी। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में महासागरों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊष्मा की मात्रा को ज़ेराजूल्स में मापा गया। चौथा सवाल, टेक्नोलॉजी से। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का ट्रायल रन किस रूट पर सफलतापूर्वक किया गया? ए, कालका शिमला हेरिटेज रूट। बी, जींद सोनीपत सेक्शन। सी, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर। डी, दिल्ली जयपुर सेक्शन। इसका जवाब तो हरियाणा में छुपा है। दिल्ली में चर्चित ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक का संबंध किससे है? ए, भारत और जापान के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। बी, सीरिया में आईसिस के ठिकानों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हवाई हमले। सी, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक तस्करी रोधी अभियान। डी, नासा द्वारा एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड को रोकने का मिशन। ये इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है। जी, सही उत्तर है बी। यह सीरिया में आईसिस के खिलाफ यूएस सेंटकॉम द्वारा किए गए हवाई हमलों का कोड नेम है। तो ये था आज का विस्तृत विश्लेषण। चलिए जाते जाते आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। आज के सबसे बड़े की टेकअवेज में पहला, भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिपक्वता आ रही है। हम डी कपलिंग के भावनात्मक विचार से आगे बढ़कर डी रिस्किंग की व्यावहारिक रणनीति की ओर बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में निर्भरता को खत्म करने से ज्यादा जरूरी निर्भरता को मैनेज करना है। बिल्कुल। दूसरा, सोमनाथ पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत निरंतरता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, जो विनाश पर सृजन की जीत का प्रतीक है। सही कहा। तीसरा, महासागरों की बढ़ती गर्मी अब सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है। ये एक गंभीर आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा का संकट है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। और चौथा, हाइड्रोजन ट्रेन और क्रिएटर्स कॉर्नर जैसी पहलें भारत के भविष्य की दिशा को दर्शाती हैं। एक ऐसा भविष्य जो टिकाऊ, सस्टेनेबल, डिजिटल और युवाओं द्वारा संचालित होगा। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस की मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लें।